कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के कौन कौन से प्रकार होते हैं, अम्लों की थोड़ी समझ हम बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। और अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। तो अम्ल का स्वाद खट्टा और अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एक्चुअली ये जो खट्टा स्वाद होता है ना, ये अम्ल के कारण ही होता है। उसके अंदर जो एसिड होता है उसके कारण ये स्वाद खट्टा होता है। तो ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। दो महत्वपूर्ण बातें अम्ल के बारे में, जब भी आप अम्ल और क्षार में अंतर करेंगे तो ये दो बातें बहुत काम की रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अम्ल के बारे में कुछ और जानते हैं कि जो स्रोत है उनके आधार पर अम्ल कितनी तरह के होते हैं। जैसे कि आप अम्ल को कहाँ से ले रहे हैं, इसके आधार पर जो अम्लों के टाइप है उसको हमें देखना चाहिए। कि जैसे अगर मान लीजिए प्राकृतिक स्रोत है ना, नेचुरली हमको जो है अम्ल कहीं से मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं कार्बनिक स्रोत, है ना, तो वो जो है वो है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल मतलब जो अम्ल हमको पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, मतलब सीधे सीधे पौधों और जंतुओं से प्राप्त हो जाते हैं। मतलब हम लोग उसमें हम एक्चुअली उसमें कुछ मिलाते नहीं है ना, तो वो कहलाते हैं कार्बनिक अम्ल। और ये नेचुरल है, ठीक है। अब जैसे कार्बनिक अम्ल में अगर हम देखें तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाले अम्ल है। तो इनके एग्जांपल में अगर हम देखें तो जैसे ये सिरका है ना, तो सिरका से हमको क्या मिल रहा है? एसिटिक एसिड मिल रहा है ना, जिसको हम एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। तो ये विनेगर या सिरका, अच्छा इसका बहुत बढ़िया यूज होता है, किसमें होता है बताओ? एक अचार में, अचार इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। केचप वगैरह में, टमाटो केचप वगैरह बनाने में भी इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फिर दूसरा एक नेचुरल अम्ल और बताना चाहूंगा मैं, वो है संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो संतरे या नींबू के अंदर होता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। ये एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि किसमें क्या अम्ल होता है, जीके की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो संतरा या नींबू में हमारा अम्ल हो गया सिट्रिक अम्ल। एक और है हमारा इमली, इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। अच्छा, मैं एक और बात जानना चाहूंगा कि जो आपका जो बिना पका या कच्चा जिसको कहते हैं अंगूर होता है, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल। उसमें भी टार्ट्रिक अम्ल होता है। वेरी गुड। तो ये हमारे जो एसिड के जो सोर्स हैं, जो बहुत नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से हमें ऐसे कैसे मिल जाते हैं, है ना। तो ये हमारे हैं प्राकृतिक अम्ल। और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़े से। जैसे हम अगर बात करें खट्टे दूध की या दही की, तो उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है उसमें? लैक्टिक अम्ल होता है ना। एक्चुअली ये जो प्राकृतिक अम्ल की बात हम कर रहे हैं, प्राकृतिक स्रोतों से जो ऑर्गेनिक एसिड मिलते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं, तो ये खाने या पीने के अंदर हानिकारक नहीं है हमारे लिए, है ना, बहुत नेचुरली हमको मिलते हैं। और टमाटर में कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल है। और एक और मजेदार बात, कि जो चींटी का डंक होता है ना, चींटी का डंक है या नेटल का डंक है, नेटल इस तरह की झाड़ियां होती हैं, इसमें ऐसे कांटे लगे रहते हैं, अब आप छूते हैं तो इसका डंक लग जाता है हमको। इसके अंदर होता है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल। तो ये हमको याद रखना है कि इस तरीके से ये हमें कार्बनिक अम्ल जो है वो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, और ये अम्ल खाने या पीने में हानिकारक नहीं है। इनकी ये सूची आपको अवश्य याद रखना चाहिए। आगे बढ़े। अब एक और तरह के अम्ल होते हैं, वो होते हैं मिनरल एसिड्स, जिसको हम खनिज अम्ल बोलते हैं। ये पृथ्वी के खनिजों से बनाए जाते हैं, मतलब हम लोग मेन मेड है, मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली पृथ्वी के खनिजों से लेकर हम इसको फिर क्या करते हैं कि हम अपने लेवल पर इसको तैयार करते हैं। तो ये मिनरल एसिड होते हैं, और ये बहुत खतरनाक होते हैं। इवन इसके सांद्र सांद्र मिनरल एसिड तो होते ही होते हैं, लेकिन इसका जो डाइल्यूट एसिड होते हैं, मतलब इसको तनुकृत करते हैं, तब भी ये क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं, है ना। मतलब पानी मिले हुए मिनरल एसिड भी बहुत खतरनाक होते हैं, है ना। तो मिनरल एसिड्स में बेसिकली जो मिनरल एसिड होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और नाइट्रिक एसिड HNO3। ये मिनरल एसिड्स के तीन ऐसे टाइप हैं जो बहुत नॉर्मली हमको मिलते हैं। और इसमें अगर हम बात करें HCl की, तो हमारे जो उदर में अम्ल पाया जाता है ना, हमारे पेट में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है ना, कपड़ा उद्योग के अंदर। और इसका और यूज क्या बताएंगे? हाँ, यस, फूड इंडस्ट्री में इसका यूज हो सकता है, लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग जो है वो बेसिकली बहुत जगह होता है, मतलब पेंट्स, डाई, कार की बैटरी में। और एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि जो फर्टिलाइजर्स बनाने में जो अमोनियम सल्फेट बनाते हैं, उसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। ऐसे ही नाइट्रिक अम्ल का भी फर्टिलाइजर बनाने में उपयोग होता है। अमोनियम नाइट्रेट नाम का जो फर्टिलाइजर है उसको बनाने में होता है। और आपने TNT का नाम सुना है? क्या है TNT? TNT क्या होता है? ओ यस, एक्सप्लोजिव, बहुत बड़ा विस्फोट है। ओके, तो ये ट्राई नाइट्रोटोलुइन इसको हम बोलते हैं, और ये भी हम नाइट्रिक अम्ल से प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे हैं मिनरल एसिड, और ये बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना है, इनका सावधानी पूर्वक उपयोग करना है। अन्य मिनरल एसिड है कार्बोनिक अम्ल,
लेकिन एक मजेदार बात क्या है कि ये जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, मतलब ये जो आपके नॉर्मली सारे के सारे, अगर आप कार्बोनिक अम्ल को छोड़ दें तो ये सब कैसे एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। और बेचारा ये जो कार्बोनिक अम्ल है, ये कौन सा अम्ल है? ये आपका दुर्बल अम्ल है। तो ये प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल अम्ल है। अब ये प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको मैं बताऊंगा। उसके पहले आपके मन में विचार आ रहा होगा कि अभी जो हमने प्राकृतिक स्रोतों से जो अम्ल लिए थे, जिसको हमने कार्बनिक अम्ल कहा था, क्योंकि खनिज अम्ल को हम बेसिकली कहते हैं कि ये कार्बनिक नहीं है, मतलब ये अकार्बनिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं, इनऑर्गेनिक। तो जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? वो प्रबल होते हैं या दुर्बल होते हैं? तो हमें कहना है कि सभी कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं। जैसे अभी हमने जो जिसकी बात करें इमली या अंगूर से हमें मिला, या हम जिसकी बात कर रहे थे खट्टे दूध या दही से जो हमको मिल रहा था, या नींबू से जो मिल रहा था, है ना, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब क्या है? दुर्बल अम्ल है। मतलब सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल होते हैं। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि क्या कॉन्सेप्ट है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का। तो देखिए इसको देखते हैं, प्रबल और दुर्बल अम्ल का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। प्रबल अम्ल का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा ना कि प्रबल अम्ल मतलब सारे जो मिनरल एसिड्स हैं वो कार्बोनिक को छोड़कर, तो वो क्या करते हैं, प्रबल अम्ल क्या होते हैं कि वो अ, जल में पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब आयनीकृत हो जाते हैं, है ना, मतलब उनके आयनों में विभक्त हो जाते हैं वो जल में पूरी तरह से। मतलब प्लस माइनस अलग अलग करना, जिसको कहते हैं ना आयोनाइजेशन करना। तो जल में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं और बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, तो हम कहते हैं इनको प्रबल अम्ल है। अब इसका फायदा क्या है कि बड़ी मात्रा में जब हाइड्रोजन आयन बनाएंगे तो हम कहेंगे कि इनकी विद्युत चालकता भी उच्च होती है ना, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, और ये धातुओं आदि से तेजी से क्रिया करती, इसी कारण करती। तो जो प्रबल अम्ल है उसमें देखिए आप, ये देखो ये जो सिंगल तीर है बता रहा है कि इसका पूरी तरह से आयनीकरण हो गया। देखो अभी एक तीर है ना, मतलब ये अभिक्रिया एक ही तरफ हो रही है ना। तो ये आपका HCl और इसका आयोनाइजेशन हुआ तो H प्लस और Cl माइनस पूरी तरह से कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, है ना, और बड़ी मात्रा में आपको ये H प्लस आयन दे दे तो हम कहेंगे ये प्रबल अम्ल है ना। सारे मिनरल एसिड जो है, जितने भी मिनरल एसिड है कार्बनिक अम्ल को छोड़कर, वो सब क्या है? प्रबल है। जैसे कि अभी हमने बात की थी HCl, H2SO4, HNO3, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब क्या है? प्रबल अम्ल। अगर इसका विपरीत देखने जाए अपन, तो दुर्बल अम्ल में देखेंगे तो सारे कार्बनिक अम्ल जितने भी अभी हमने बात की थी, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, है ना, वो आपके कौन से हैं? जो हमारे प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाले हैं वो सारे क्या है? दुर्बल अम्ल है। और इसमें ये जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं। ये देखो यहाँ क्या लिखा था, जल में पूरी तरह से आयनीकृत होते हैं, मतलब कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है और बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनते तो प्रबल है, लेकिन यहाँ आंशिक रूप से आयनीकृत होंगे और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनेगा तो हम कहेंगे दुर्बल अम्ल है। मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन कहें तो ये यहाँ देखिए, इसको देखिए तो आपको यहाँ से अच्छे समझ में आ जाए। देखो ये दोनों तरफ तीर लगा उत्क्रमणी का, मतलब ये कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब H प्लस आयन तो बने पर कम मात्रा में बने, पूरी तरह से आयनीकरण नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये वाला जो आप कहेंगे कि ये जो एसिटिक एसिड है, CH3COOH एसिटिक एसिड है, तो यहाँ HCl का आयोनाइजेशन हुआ, यहाँ एसिटिक एसिड CH3COOH का आयोनाइजेशन हुआ, तो आपने कहा यहाँ H प्लस आयन बने, यहाँ भी बने, लेकिन ये कम मात्रा में, ये अधिक मात्रा में है, बड़ी मात्रा में है। तो मतलब यहाँ कंप्लीट आयोनाइजेशन है, सिंगल तीर लगा हुआ है, यहाँ दोनों तरफ लगा है, मतलब उत्क्रमणीयता का निशान लगा है, मतलब पूरा आयोनाइजेशन नहीं हुआ है। और एक और खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि प्रबल और दुर्बल से मतलब उसकी सांद्रता से नहीं है, प्रबल और दुर्बल से मतलब है कि उसकी आयनीकरण की मात्रा कितनी हुई है, मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना है। इनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा है तो ये प्रबल अम्ल है, इनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम है तो ये सारे अम्ल कार्बनिक अम्ल कैसे हैं? दुर्बल अम्ल है। तो इस तरीके से हम ये कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़े, और कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं। जैसे कि अब अभी बात हुई थी कि वो तनुकरण होता क्या है ना, कि जब भी आप जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं तो जो आयंस होते हैं, है ना, उनकी उनमें उनके प्रति इकाई आयतन में क्या होती है? कमी आ जाती है ना। मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, मैं एक बात बता देता हूँ। जैसे मान लो सांद्र अम्ल है ना, तो सांद्र अम्ल में भी, है ना, सांद्र अम्ल के अंदर भी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर तो होता ही है, मतलब एक न्यूनतम मात्रा पानी की होती है। लेकिन अगर आप पानी की और मात्रा उसमें मिला देते हैं, मतलब और पानी के साथ उनको मिलाना चाहते हैं, है ना, सरल शब्दों को पानी के साथ और मिलाना चाहते हैं, तो फिर उस प्रक्रिया को हम कहते हैं तनुकरण। तो उसमें क्या करते हैं कि पानी लेते हैं और फिर उसमें अम्ल को मिलाते हैं। अब ये इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, आपका पेज नंबर 27 प्रश्न 5, कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय H3O प्लस आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। तो जब आप विलयन को तनुकृत करते तो सांद्रता में कमी होगी डेफिनेटली, क्योंकि आपने क्या किया, उसको तनु कर दिया, मतलब आपने उसको पानी में मिला दिया, तो उसकी जो आयन की सांद्रता है उसमें क्या होती है? कमी हो जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि अम्ल को जब आप तनुकृत करते समय हम कहते हैं कि अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए, है ना, पानी को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा करते हैं कि आप मान लो आपको ऐसा लगे कि चलो ओके एसिड ले लिया और ऊपर से पानी डाल दो, नहीं,
आपको पहले पानी लेना है और ऊपर से एसिड डालना है। एक्चुअली उसका कारण क्या है कि उसका कारण ये है कि जब आप अम्ल को तनुकृत करते हैं तो हम जब सांद्र अम्ल में पानी मिलाते हैं, अगर मान लो आपने अम्ल में पानी मिला दिया तो गलती हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि आप जैसे ही थोड़ा सा पानी मिलाएंगे कि एक ही बार में बहुत बड़ी मात्रा में तेजी से ऊष्मा निकलेगी, है ना। जैसे आपने आपने पानी मिलाया तो एसिड तो नीचे है, अब आपने उसको पानी मिलाया तो एकाएक क्या होगा, बहुत तेजी से ऊष्मा निकलेगी और पानी की कुछ मात्रा भाप में भी बदल जाएगी। एक्चुअली ऊष्मा निकलेगी मतलब ये क्या है, एक्चुअली ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो अब पानी की कुछ मात्रा भाप में भी बदल जाएगी और अम्ल तेजी से फैलेगा, और फैलेगा तो हमारे मुंह, चेहरे वगैरह, कपड़े आदि में आदि को जला सकता है। तो क्रिया ऊष्माक्षेपीय है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम पानी ले लें और फिर अम्ल मिलाएं, मतलब अम्ल को पानी में मिलाएं, तो फिर क्या होगा, वो क्रिया क्या होगी, आप क्या करिए, पानी ले लीजिए और धीरे 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 बूंद 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 अगर आप अम्ल मिलाते हैं तो ऊष्मा तो उस समय भी आपको निकलेगी क्योंकि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। लेकिन क्या होगा कि वो ऊष्मा पानी की बड़ी मात्रा द्वारा धीरे धीरे अवशोषित कर ली जाती रहेगी और हमको खतरा नहीं रहेगा। तो ये भी आपकी एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। धन्यवाद।